Hey guys, welcome to the 34th lecture of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एम्ब्रायो डेवलपमेंट की। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर से ही हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जहां पे सबसे पहले हमने एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट होने से पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एम्ब्रायो जब डेवलप होगा ना, तो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी और इस एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। तो एंडोस्पर्म का पहले डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो हमने देखा था कैसे एक सिंगल सेल एंडोस्पर्म जो है एक मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म में डेवलप हो रहा था। 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की, आपको अगर याद हो तो न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप, राइट। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो चुका, अब बारी है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बातों को। एम्ब्रायोजेनी या एम्ब्रायोजेनेसिस टर्म हम यूज करते हैं। ये टर्म का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट। आपको अगर अच्छे से याद हो तो डबल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट हुआ था वो फीमेल गैमेट के साथ, जो मेल गैमेट था वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ था और उसको हमने सिंगैमी कहा था। ठीक है, याद है ना? डबल फर्टिलाइजेशन के समय सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन होता है। सिंगैमी के समय एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है, इसका ही डेवलपमेंट आगे जाके एम्ब्रायो में होने वाला है और इस प्रोसेस को, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट, इसको हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनी या एम्ब्रायोजेनेसिस। अगला देखिए, एम्ब्रायो डेवलपमेंट अकर्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रायो सैक फ्रॉम जाइगोट। जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पूरा का पूरा एम्ब्रायो सैक का एक स्ट्रक्चर दिखाया था आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो एम्ब्रायो सैक का हमने स्ट्रक्चर देखा था हमने क्या कि माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रायो सैक के तरफ जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। एक जाइगोट हमने देखा था, मैंने आपको ये भी कहा था कि इसी जाइगोट से आगे एम्ब्रायो बनेगा, राइट। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है अकर्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रायो, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रायो सैक के तरफ, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रायो सैक के तरफ ही जाइगोट फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो उसी जाइगोट से, जो कि एम्ब्रायो सैक के माइक्रोपाइलर एंड के तरफ है, वहीं पे उसी जाइगोट से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा। तो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ होगा? एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रायो सैक। चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। द अर्ली स्टेज ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो डेवलपमेंट आर सिमिलर। जो अर्ली स्टेज होता है, शुरुआत की जो कुछ स्टेजेस होती है ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ये सिमिलर होती है, बाकी जाके डिफरेंट हो जाती है, लेकिन शुरुआत में डाइकॉट और मोनोकॉट का जो एम्ब्रायो डेवलपमेंट है वो एक ही जैसा होगा। पहले हम एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन डाइकॉट्स देखेंगे कि डाइकॉट में किस तरीके से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रायो डेवलपमेंट इन मोनोकॉट्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं डाइकॉट में। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो कि डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है। इस फिगर को देखिए, ये फिगर आपका देखा हुआ है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो सैक कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर में जो सिनर्जिड है वो डिजेनरेट हो जाएंगे, नीचे के एंटीपोडल सेल डिजेनरेट हो जाएंगे। ये ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलर एंड है, नीचे की तरफ चैलिजल एंड है। ठीक है, यहाँ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का न्यूक्लियस है। हमने तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, किस तरीके से एक सिंगल सेल एंडोस्पर्म से मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म बन रहा था, राइट। अब बारी है एम्ब्रायो के डेवलपमेंट की, और इस एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है किससे होने वाला है? जाइगोट। जाइगोट से क्या होगा? जाइगोट आगे जाके डेवलप होगा एम्ब्रायो में। ठीक है, और उस एम्ब्रायो का फर्दर फिर और भी डेवलपमेंट चलेगा। तो जाइगोट किस तरफ फॉर्म हुआ है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, राइट, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। तो जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट है वो भी किस तरफ होगा? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस जाइगोट को बाहर इंडिविजुअली ले लेंगे ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। ये जो जाइगोट था इसी को मैंने यहाँ पे अलग से ले लिया ताकि आपको अच्छे से डेवलपमेंट समझ में आए एम्ब्रायो की। अब बातों को ध्यान से सुनिए। ये जो जाइगोट है ना, इसमें आगे ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। जाइगोट में क्या हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ और हमें 2 सेल मिले, एक ऊपर बड़ा सा सेल, नीचे एक छोटू सा सेल। ये जो ऊपर बड़ा सा सेल है ना, इसका नाम है सस्पेंसर सेल, और जो नीचे जो सेल है छोटू सा, उसका नाम है एम्ब्रायोनल सेल। सस्पेंसर सेल, एम्ब्रायोनल सेल। आगे क्या होगा? ये जो सस्पेंसर सेल है इसमें फर्दर और भी ज्यादा ट्रांसवर्स डिवीजन होगा।
सस्पेंसर सेल में फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन हो रहा है और आपको 6 to 10 सेल्ड सस्पेंसर देखने को मिलेगा। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम सस्पेंसर बुलाते हैं, सस्पेंसर सेल्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कितने होते हैं, 6 to 10 सेल्ड होते हैं। ऑलराइट, और ये जो ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर की तरफ जो ये जो सस्पेंसर सेल है ना, वो एनलार्ज हो जाता है। 6 to 10 सेल सस्पेंसर है और जो सबसे ऊपर की तरफ जो सस्पेंसर सेल है वो क्या हो गया, एनलार्ज्ड हो गया। देखो यहाँ पे ये जो सस्पेंसर सेल था एनलार्ज्ड हो गया। अब हम इसको बुलाएंगे एनलार्ज्ड हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, एनलार्ज्ड हॉस्टोरियल सेल। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ठीक है सस्पेंसर है, 6 to 10 सेल्ड होता है, लेकिन सर इस सस्पेंसर का काम क्या है। ये जो सस्पेंसर है ना, ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली पुशेस द एम्ब्रायो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। ये क्या करता है, एम्ब्रायो को एंडोस्पर्म के तरफ पुश करता है ताकि एम्ब्रायो का एंडोस्पर्म के साथ कांटेक्ट बने, जिसके कारण से एम्ब्रायो जो है वो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन ले सके। एम्ब्रायो को, डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म। सस्पेंसर कंटिन्यूअसली पुशेस द एम्ब्रायो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म। ये जो नीचे में छोटू सा आपको दिख रहा है ना, ये एम्ब्रायो है और ऊपर की तरफ ये पूरा का पूरा सस्पेंसर है। तो सस्पेंसर क्या करेगा, इस एम्ब्रायो को पुश करेगा टुवर्ड्स एंडोस्पर्म सो दैट द एम्ब्रायो कैन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द एंडोस्पर्म। ठीक है, ये एम्ब्रायनल सेल था ना। अब ये जो एम्ब्रायनल सेल है ना, इसमें भी डिवीजन हुआ और फिर हमें एक यहाँ पे नीचे एक ग्लोब्यूलर फूला हुआ ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो देखने को मिला। ऊपर क्या है, ये सस्पेंसर है, नीचे आपका यहाँ पे ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या होता है, ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो था, ठीक है, ये अब इसमें फिर डेवलपमेंट होता है और इसका शेप कैसा हो जाता है, हार्ट शेपेड, दिल की तरह, उल्टा दिल। ठीक है उल्टा दिल, हार्ट शेपेड एम्ब्रायो हो गया और ऊपर आपका ये सस्पेंसर है 6 to 10 सेल। ऑलराइट, ये क्या कर रहा है, सस्पेंसर इस एम्ब्रायो को पुश कर रहा है टुवर्ड्स एंडोस्पर्म। फर्दर आगे क्या होता है, हमारा जो एम्ब्रायो था वो फुल्ली मैच्योर हो गया। क्या हुआ, फुल्ली मैच्योर हो गया। यहाँ पे आपको सस्पेंसर देखने को मिल रहा है, ये रेडिकल है, ये प्लम्यूल है और यहाँ आपको कॉटिलिडॉन देखने को मिल रहा है। डाइकॉट में आपको पता है 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं और मोनोकॉट एम्ब्रायो में आपको सिर्फ 1 कॉटिलिडॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आई। ये आपका क्या है, यहाँ पे सस्पेंसर, ये रेडिकल आगे जाके रूट सिस्टम को डेवलप करता है और प्लम्यूल आगे जाके शूट बनाता है, शूट सिस्टम। ठीक है, और ये कॉटिलिडॉन है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो। अब जो डाइकॉट एम्ब्रायो है ना हमारा, उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रायो जो मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रायो है, ये जो है इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं अच्छे से। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स देखो, एम्ब्रायो के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में मेनली डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो आपको अच्छे समझना है, जो मैंने आपको समझा दिया। डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो उतना आपका सिलेबस में नहीं है, उतना नहीं पूछेगा आपसे कोई, लेकिन डाइकॉट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट आपने देख लिया। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको डाइकॉट एम्ब्रायो एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो दोनों के स्ट्रक्चर को समझना है। पहले हम सबसे पहले डील करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो, कि डाइकॉट एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर कैसा होता है। कुछ इस तरीके का दिखने में होता है ये डाइकॉट एम्ब्रायो। ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रायो कुछ इस तरीके का देखने में आपको लगेगा। ये जो डाइकॉट एम्ब्रायो है कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडॉन्स। ऑब्वियसली डाइकॉट, ठीक है, यानी कि 2 कॉटिलिडॉन्स, डाई मतलब 2, कॉट मतलब वही कॉटिलिडॉन्स। ठीक है, तो एम्ब्रायो जो होता है डाइकॉट का, उसमें आपको क्या एम्ब्रायोनल एक्सिस देखने को मिलेगा और 2 कॉटिलिडॉन्स देखने को मिलेगा। अच्छा सर, एम्ब्रायोनल एक्सिस क्या होता है, part of embryo in between radical to plumule is known as embryonal axis or tigellum। ये आपका प्लम्यूल है, ये आपका 1 कॉटिलिडॉन 2 कॉटिलिडॉन और ये आपका रेडिकल है। प्लम्यूल से लेकर रेडिकल तक ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये पूरा एक्सिस है, इसे हम कहते हैं क्या, एम्ब्रायोनल एक्सिस। ठीक है, क्या कहते हैं, एम्ब्रायोनल एक्सिस। ठीक है, या फिर इसको हम एक और टर्म से बुला सकते हैं टिजेलम। पार्ट ऑफ एम्ब्रायो इन बिटवीन रेडिकल टू प्लम्यूल इज नोन एज एम्ब्रायोनल एक्सिस और टिजेलम। टिजेलम या टिगेलम, जैसे आपको मन वैसे प्रोनाउंस करो, बस याद रहना चाहिए। पार्ट ऑफ एम्ब्रायोनल एक्सिस अबव देन द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन इज नोन एज इपिकोटाइल। ठीक है,
देखो जो इम्ब्रानल एक्सिस का जो अबव देन द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, ये कॉटिलिडॉन है, कॉटिलिडॉन के अबव जो पार्ट है ना उसको हम कहते हैं इपिकोटाइल, ठीक है। और इसी के एंड पे आपको, इसके एंड वाले रीजन को हम कहते हैं प्लम्यूल। मेरे साथ बने रहो, नहीं समझ में आ रहा अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हो, सुनो। पार्ट ऑफ इम्ब्रानल एक्सिस, जो इम्ब्रानल एक्सिस का पार्ट है ना, ठीक है, अबव देन द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, ये कॉटिलिडॉन के लेवल के अबव है, उसे हम कहते हैं क्या, इपिकोटाइल। और इसी इपिकोटाइल के टर्मिनल को हम कहते हैं प्लम्यूल, ठीक है, ये प्लम्यूल है। टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकोटाइल इज प्लम्यूल, और यही प्लम्यूल आगे जाके शूट डेवलप करेगा, ठीक है, जब सीड का जर्मिनेशन होगा, ठीक है। ऑलराइट, सीड के अंदर क्या है, ये एम्ब्रायो रहेगा। अरे फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल क्या करता है, सीड में डेवलप होता है ना, और ओव्यूल के अंदर ही तो क्या है, एम्ब्रायो सैक है, राइट। ओव्यूल के अंदर ही क्या है, एम्ब्रायो है, ठीक। तो जो सीड रहेगा उसके अंदर क्या रहेगा, एम्ब्रायो रहेगा, एम्ब्रायो रहेगा ना सीड के अंदर, एम्ब्रायो। और सीड जब जर्मिनेट करता है तो जो एम्ब्रायो है, जैसे डाइकॉट सीड है, डाइकॉट सीड, तो डाइकॉट सीड का एम्ब्रायो होगा सीड के अंदर, तो ये जो एम्ब्रायो होगा ना, एम्ब्रायो का जो प्लीम्यूल वाला पार्ट होगा, डाइकॉट एम्ब्रायो का जो प्लीम्यूल वाला पार्ट होगा वो शूट बनाएगा, और जो रेडिकल होगा वो रूट बनाएगा, ठीक है। ऐसे सोचो, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ओव्यूल जो है वो आगे डेवलप होगा सीड में, ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होगा। ओके, तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ कि सर ये क्या, प्लूम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा। अभी तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे, मोर्फोलॉजी में घुस गए, ठीक है। तो थोड़ा याद रखो पुरानी बातों को, और थोड़ा अपना भी एक सेंस लगाओ, अब 12th में आ गए हो, राइट। चलिए, तो टर्मिनल पार्ट ऑफ एपिकोटाइल इज प्लूम्यूल। Part of embryonal axis below than the level of cotyledon is known as hypocotyle। जो part of embryonal axis below than the level of cotyledon, से जो cotyledons का जो level है उसके below जो रीजन है एम्ब्रायनल एक्सिस का बिलो वाला पार्ट, ठीक है, बिलो देन द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, इसको आप हाइपोकोटाइल बोलोगे। और जो टर्मिनल एंड होगा, हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इन रेडिकल, उसे आप रेडिकल कहोगे, ठीक। रेडिकल इज कवर्ड बाय द रूट कैप, ये जो रेडिकल है इट इज कवर्ड बाय व्हाट, रूट कैप, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए ये जो फिगर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, लेकिन इस फिगर से ना आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे कि प्लूम्यूल, रेडिकल क्या, सर कॉटिलिडॉन एम्ब्रायनल एक्सिस का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला लेवल है, पार्ट ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस above than the level of cotyledon is epicotyle, part of embryonal axis below than the level of cotyledon is hypocotyle। सर hypocotyle, epicotyle, plumule, radical का अच्छे से पोजीशन ही नहीं समझ में आ रहा है इस फिगर में। तो इस फिगर को देखो, देखो जब सीड जर्मिनेट होता है तो आपको यहाँ पे देखो दो कॉटिलिडॉन्स देखने को मिलेगा, पी पी ग्राम चना का सीड देखना, ठीक है, उसमें आपको दो कॉटिलिडॉन देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहा दो कॉटिलिडॉन। और इससे क्या होता है, प्लूम्यूल निकलता है बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ प्लूम्यूल निकलता है, नीचे की तरफ रेडिकल निकलता है। ऊपर की तरफ ये प्लूम्यूल है, नीचे की तरफ रेडिकल है। प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच वाले एक्सिस को हम कहते हैं एम्ब्रायनल एक्सिस, और ये बीच में दो कॉटिलिडॉन है। कॉटिलिडॉन के अबव जाओ, ठीक है, कॉटिलिडॉन के अबव, एम्ब्रायनल एक्सिस के अबव कॉटिलिडॉन, तो आपको इपिकोटाइल देखने को मिलेगा। वही तो लिखा है, पार्ट ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस अबव देन द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन इज इपिकोटाइल, ठीक है। और इसी कॉटिलिडॉन के बिलो जाओ, बिलो देखो, पार्ट ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस बिलो देन द लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, ये एम्ब्रायनल एक्सिस है, ठीक है। और इसके, और ये जो कॉटिलिडॉन है इसके बिलो चले जाओगे नीचे की तरफ तो आपको हाइपोकोटाइल दिखेगा। और हाइपोकोटाइल का जो टर्मिनल एंड है इसे आप रेडिकल कहोगे, इपिकोटाइल का जो टर्मिनल एंड ऊपर की तरफ है इसे आप प्लूम्यूल कहोगे, ठीक। इस फिगर से आप अच्छे से समझ पाओगे रेडिकल, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल का पोजीशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एम्ब्रायनल एक्सिस एंड कॉटिलिडॉन्स। ऑलराइट, तो जब भी आप इस चीज को पढ़ो ना, तो मैं तो बोलूं इस फिगर को आप रेफरेंस में लो, तब अच्छे से समझ में आएगा। ये एनसीईआरटी ने दे तो दिया है लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो देखा, आगे जाके अब हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो देखेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो की। देखो कुछ इस तरीके का दिखने में होता है मोनोकॉट एम्ब्रायो। मोनो का मतलब क्या, वन, कॉट का मतलब क्या, कॉटिलिडॉन। तो मोनोकॉट एम्ब्रायो में सिंगल कॉटिलिडॉन होता है
और मोनोकॉट में हम कॉटिलिडॉन के लिए टर्म यूज करते हैं स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम जो है इट इज अ सिंगल शील्ड शेप, शील्ड शेप एक ही है, सिंगल है, शील्ड शेप है, ठीक है, शील्ड शेप कॉटिलिडॉन जिसको हम कह रहे हैं स्क्यूटेलम। देखो इस तरीके से होता है, सिंगल है, शील्ड की तरह होता है, इस तरीके से बाहर ऐसा लगता है कवच की तरफ है और शूट एपेक्स इन सारे स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो शील्ड की तरफ होता है, शील्ड की तरफ, ठीक है, कवच की तरफ। तो स्क्यूटेलम जो है इट इज द सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडॉन ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रायो में आपको कोलियोप्टाइल देखने को मिलेगा। सर ये कोलियोप्टाइल क्या होता है? देखिए इपिकोटाइल जो होता है ना, मोनोकॉट एम्ब्रायो का जो इपिकोटाइल होता है, इपिकोटाइल आपको पता है ना, जो प्लीम्यूल है, प्लीम्यूल से जस्ट नीचे वाला पार्ट, ठीक है, प्लीम्यूल था उसके जस्ट नीचे में आपको इपिकोटाइल मिलेगा। तो इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स, ठीक है, ये शूट एपेक्स प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, शूट एपेक्स जो आगे जाके क्या करेगा, शूट को फॉर्म करेगा, शूट एपेक्स। ओके, तो इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो बताओ, प्लीम्यूल भी कह सकते हो, प्लीम्यूल, शूट एपेक्स, प्लीम्यूल। ओके, इपिकोटाइल का जस्ट ऊपर वाला पार्ट, टर्मिनल पार्ट को हम क्या कह रहे थे, प्लीम्यूल, या इसे आप शूट एपेक्स कर दो क्योंकि ये जो प्लीम्यूल है आगे जाके शूट को फॉर्म करने वाला है। तो इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया, और कुछ लीफ प्राइमोडिया भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो लीफ प्राइमोडिया होते हैं आगे जाके लीफ का डेवलपमेंट करते हैं, लीफ, ठीक है, वो आप मोर्फोलॉजी में पढ़े हो, ठीक है, मोर्फोलॉजी में जाके देख लेना, वहां पे मैंने पढ़ाया था, मोर्फोलॉजी में या शायद एनाटॉमी में, याद नहीं मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, ठीक है, कैसे लीफ का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम लीफ प्राइमोडिया। तो इपिकोटाइल हैज अ शूट एपेक्स एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोडिया इनक्लोज्ड इन अ हॉलो फॉलियर लाइक स्ट्रक्चर। फॉलियर मतलब क्या, लीफ, लीफ के लिए हम एक फैंसी वर्ड यूज करते हैं फॉलियर, ठीक है। तो इनक्लोज्ड इन अ हॉलो फॉलियर स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं द कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल क्या है, देखो ये कोलियोप्टाइल है, हॉलो स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक लीफ है, मॉडिफाइड लीफ, ठीक है, कोलियोप्टाइल। ये क्या कर रहा है कोलियोप्टाइल, अंदर में इस शूट एपेक्स को और साथ ही साथ लीफ प्राइमोडिया को इनक्लोज करके रखा है। ऐसे बाहर से कोलियोप्टाइल है और इसके अंदर यहाँ पे लीफ प्राइमोडिया है और शूट एपेक्स है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो कोलियोप्टाइल है ये प्रोटेक्ट कर रहा है शूट एपेक्स को, ऊपर से एक ऐसे इनक्लोज करके रखा है। और यही कोलियोप्टाइल जो होता है ना, इट ऑल्सो सिंथेसाइज एंड सिक्रीट ऑक्सिन, ऑक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज भी करता है और सिक्रीट भी करता है, ताकि जो शूट एपेक्स है ना, ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन आपको पता है हार्मोन, ये क्या काम में आता है, शूट के ग्रोथ में, प्लांट का लेंथ बढ़ाता है, राइट, शूट के ग्रोथ में मदद करता है। ऑलराइट, तो ये जो कोलियोप्टाइल है क्या करेगा, शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट करेगा, यही शूट एपेक्स आगे जाके शूट में डेवलप होगा, और साथ ही साथ यही कोलियोप्टाइल ऑक्सिन हार्मोन का भी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन करेगा, ताकि जो शूट एपेक्स से जो शूट बना है ना, वो शूट का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो, ठीक है। आगे देखिए, इपीब्लास्ट क्या है, रिमेन्स ऑफ द सेकेंड कॉटिलिडॉन। जो सेकेंड कॉटिलिडॉन होता है ना मोनोकॉट में, वो क्या होता है, डीजेनरेट होता है, डीजेनरेट हो जाता है, और उसका जो बचा खुचा जो रेसिडुअल या रिमेन जो बचा खुचा पार्ट है उसे हम कहते हैं इपीब्लास्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से था बड़ा सा, लेकिन अब ये रिड्यूस्ड हो गया, छोटा सा हो गया, ठीक है। तो जो बचा खुचा हिस्सा है सेकेंड कॉटिलिडॉन का वही है इपीब्लास्ट, क्योंकि मोनोकॉट में तो भाई सिंगल कॉटिलिडॉन है ना, और जो दूसरा वाला था वो रिड्यूस्ड हो गया है, और उसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं इपीब्लास्ट, ठीक। आगे देखिए, कोलियोप्टाइड एंड कोलियोराइजा, देखो देखो, ऊपर की तरफ शूट एपेक्स, नीचे की तरफ रेडिकल, रेडिकल आगे जाके रूट बनाएगा, ठीक है, रेडिकल के एंड पे आपको रूट कैप मिल जाएगा, ठीक है। और इस रूट कैप को और रेडिकल को, देखो रेडिकल के नीचे जो रूट कैप है इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा बाहर में है, जो कि क्या करता है, रूट कैप को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये रूट कैप रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है, रेडिकल आगे जाके रूट बनाएगा। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं, जो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा है ना, आर फाउंड ओनली इन मोनोकॉट एम्ब्रायो एंड नॉट इन डाइकॉट्स एम्ब्रायो, ठीक है। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा इज अ यूनिक फीचर या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो, इट कैन नॉट बी फाउंड इन डाइकॉट एम्ब्रायो। आप कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा को डाइकॉट एम्ब्रायो में नहीं देख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रायो, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायो में हमने डाइकॉट एम्ब्रायो एंड मोनोकॉट एम्ब्रायो की बात की। अब मेरे पास आपके लिए एक शानदार सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अ टेट्राप्लॉइड प्लांट, एक टेट्राप्लॉइड प्लांट है, इज यूज टू पॉलिनेट अ डाइपॉइड प्लांट। टेट्राप्लॉइड प्लांट का इस्तेमाल किया गया एक डाइपॉइड प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए, ठीक है।
देन द प्लॉइडी ऑफ एम्ब्रायो एंड एंडोस्पर्म विल बी। देखो जब पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन यानी कि एम्ब्रायो बनेगा और एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा। राइट राइट। तो देखो पहले तो ऑप्शंस देख लो। यहां पे मैं कह सकता हूं जो टेट्राप्लॉइड प्लांट है उसका इस्तेमाल किया गया डिप्लॉइड प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए, यानी कि टेट्राप्लॉइड प्लांट को मैं मेल पेरेंट प्लांट कह सकता हूं, मेल पेरेंट है ये। ठीक है, यहीं से टेट्राप्लॉइड से तो पॉलिन गया होगा। ठीक है, अब पॉलिन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आ गया। ठीक है, और फीमेल के पास गया होगा तो पॉलिनेशन किसके पास गया होगा, स्टिग्मा के पास गया होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मैं डिप्लॉयड प्लांट को फीमेल पेरेंट प्लांट कह सकता हूं, फीमेल पेरेंट प्लांट। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, पॉलिनेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रायो बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। आपसे प्लॉइडी पूछी गई है एम्ब्रायो की और एंडोस्पर्म की। तो पहले तो इस क्वेश्चन को अगर आपको लगता है आपसे सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश की। जिनका आंसर आ गया बहुत अच्छा, जिनका नहीं आया वो सुनो। पहले हम क्या करेंगे, मेल पेरेंट। ठीक है, मेल पेरेंट जो है उसका प्लॉइडी क्या है, टेट्राप्लॉइड, तो 4n है। फीमेल पेरेंट उसकी प्लॉइडी क्या है, 2n, डिप्लॉयड है। ठीक, हमें क्या करना है, हमें एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी पता करनी है। देखो एम्ब्रायो, जब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है तो आपको जाइगोट देखने को मिलता है जो कि डिप्लॉयड होता है। इन जनरल हमने यही चीज देखा था जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब देखो 1 मेल गैमेट प्लस 1 फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना। अब यहाँ पे हमें प्लॉइडी पता करनी है क्योंकि इसी जाइगोट से फिर एम्ब्रायो बनने वाला है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, एम्ब्रायो के लिए हम कह सकते हैं कि 1 मेल गैमेट प्लस 1 फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताते चलूं कि देखो वी नो गैमेट्स हैव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम देन द पेरेंट। गैमेट्स के जो क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं देन द पेरेंट। अगर मैं अपनी बात करूं, ठीक है, मेरी बात करूं तो मेरे जो सोमैटिक सेल की बात करूं मैं तो उसकी प्लॉइडी क्या है, 2n। लेकिन मैं अपने गैमेट्स की बात करूं तो उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड, n हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पे देखो मेल पेरेंट जो है उसकी प्लॉइडी क्या है, 4n। ओके, तो देखो वी नो गैमेट्स हैव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स देन द पेरेंट। तो मेल गैमेट, मेल पेरेंट की प्लॉइडी क्या है, 4n। तो मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या होगी, देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1/2 इंटू मेल पेरेंट की प्लॉइडी प्लस फीमेल की बात करें तो 1/2 इंटू फीमेल पेरेंट की प्लॉइडी। हाफ करना है ना, हाफ। ठीक है, तो 4n 1/2 इंटू 4n, तो हमें मेल गैमेट की प्लॉइडी पता चल जाएगी। 1/2 इंटू 2n तो हमें फीमेल गैमेट की प्लॉइडी पता चल जाएगी। तो चलो करते हैं, 2n हो गया, यानी कि मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या है, 2n, फीमेल गैमेट की प्लॉइडी क्या है, n। और हमें क्या पता करना है, एम्ब्रायो की प्लॉइडी। तो मेल गैमेट की पता चल गया, फीमेल गैमेट की पता चल गया, प्लस कर दो 2n प्लस n, 3n, 3n। ठीक है, तो एम्ब्रायो की प्लॉइडी क्या होगी, 3n होगी। अब बात करते हैं एंडोस्पर्म की। एंडोस्पर्म मतलब 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। आपको याद होगा ना, 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन हो रहा था, हमने डबल फर्टिलाइजेशन के समय देखा था। बट यहाँ पे प्लॉइडी अलग है, मेल पेरेंट की 4n है, फीमेल की 2n है। तो इस केस में एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, देखो तो मेल गैमेट की तो हम वैसे ही पता कर लेंगे, 1/2 इंटू मेल पेरेंट की प्लॉइडी। पोलर न्यूक्लियाई की जब हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई की जब हम बात करते हैं तो याद रखना, वी नो ईच पोलर न्यूक्लियाई हैव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम देन द पेरेंट। ईच पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होगा एक मेल गैमेट के साथ। लेकिन आपको ऐसे याद रखना कि हर एक पोलर न्यूक्लियाई हैव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम देन द पेरेंट। ठीक है, तो फीमेल का क्या है, 2n है। ठीक, तो एक पोलर न्यूक्लियाई का जो प्लॉइडी होगा क्या होगा, n होगा। लेकिन यहाँ पे तो हमें 2 पोलर न्यूक्लियाई बोला है, तो 2 इंटू n यानी कि 2n हो जाएगा। 2 पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू यहाँ पे मेल पेरेंट की प्लॉइडी लिख दो प्लस फीमेल जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। ठीक है, चलो अब करो, आगे करोगे तो 4n आएगा। ठीक है, 2 प्लस 2n क्या हो गया, 4n। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या आ गई, 4n। तो सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, 3n एंड 4n
रिस्पेक्टिवली। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अरे ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा दिमाग लगाने लायक क्वेश्चन था। चलिए, तो यहीं पे ये जो लेक्चर है हमारा होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।